चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी अगर जॉब ना मिले तो? वो तो नामुमकिन है, खुद का ऑफिस डाल के आराम से रह सकते फैमिली मेंबर ही ये है आपका पूरा अकाउंट मेंटेन करता हैं। अकाउंट मेंटेन कोई अलग से कोई आपने? ना, अभी आय भी तो नहीं है उतनी, क्यों रखें अलग से कि भाई मेरे पास ये 10 करोड़ रुपए हैं हम्म, और ये आप रख लो। आपकी तरफ से आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैं अपना 100% दे रहा हूँ लोगों के लिए? मैं अपना 100% तो नहीं दे, उस प्रणाम करने से मिलना कुछ नहीं है। अथा संपत्ति है, वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे होटल्स हैं। कुल मिला के कितने एकड़ जमीन? तो राजेश मंत्री जी के बेटे हैं, हम्म, इनके पास 2000 एकड़ जमीन। ये जो 1000 एकड़ 2000 एकड़ होटल वगैरह ये सब र्यूमर्स हैं? ह्यूमर्स हैं, हाँ, उनको अफवाह मज़े है। आते हैं अच्छा। ऐसा कहने में कि भाई शिवराज का नाम क्या तुम 25 रुपए के लिए लोगे टोल पे? अगर तुम मेरे विधानसभा के हो तो आप बहस करोगे, क्या मतलब निकलेगा? अक्सर जनता की शिकायत रहती है कि नेता चुनाव के बाद नजर नहीं आता। अब ये तो आप इछावर क्षेत्र में घूमिए और उनसे पूछिए पहले मैं भी राजनीति में नहीं आना था, अगर दुरुपयोग किया तो पिताजी का पहले ही कहना है कि भाई मैं फिर बेटा भी नहीं मानता हूँ किसी को। आप तो बस एक प्रूफ ले आओ कि इसने पैसा लिया है, फिर उनकी नौकरी तो काम तो हम करवा के रहेंगे। हम तो खुद ही कहते हैं आप तो प्रूफ दे दो। हाँ। मेरे सामने भगवान पे हाथ रख हम्म, कि हाँ मैंने इसको पैसे दिए और इसने मुझसे डिमांड की। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, नौकरी पेशा हो, पकड़ा गए तो छोड़, नहीं तो काहे अगले जन्म में भीख मांगेंगे मंदिरों के बाहर। क्यों? क्योंकि आम जनता से भीख ही मांग रहे हैं। पटवारियों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चलता है। पटवारी लोग तो इतने शिक्षित हैं, पटवारी साहब हो, अधिकारी हो, कर्मचारी वट एवर जितने भी हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि ये गलत है? जितने अभी ट्रांसफर्स आ रहे हैं बहुत अधिक आ रहे हैं। मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भैया राजस्व विभाग पिताजी मंत्री हैं, हाँ। मैं नहीं हूँ। चुनावी जिम्मेदारी निभाने की योजना में? चुनावी जिम्मेदारी, जनता की सेवा करूंगा। राजनीति में अगर आगे चुनाव लड़ा हाँ। तो प्रथम पंक्ति में आ जाऊंगा। क्या अब आप विपक्ष देखिए, पार्टी में है कोई जो आपको प्रभावित करता हो? विपक्ष पार्टियों में मेरे को सिंधिया जी से बड़ा प्रभावित था, तो वो आज बीजेपी में है। क्या आपने थोड़ा सा घुमा के आंसर दे दिया? मुझे गर्व इस बात का नहीं है कि वो राजस्व मंत्री रह चुके हैं या फिर इतनी बार चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे गर्व इस बात का है कि वो ईमानदार हैं। क्योंकि ये आप ही का दिया हुआ है हमारे पास, हमें तो एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों को वापस देना है इसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कपिल शो में, जहां हम लाते हैं कुछ खास लोगों को जो अपने काम और विचारों से समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज हमारे साथ है एक युवा राजनीति चेहरा, एक दूरदर्शी सोच रखने वाले नेता, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री करण सिंह जी वर्मा के सुपुत्र श्री विष्णु वर्मा जी। राजनीति में युवा की भागीदारी से लेके स्थानीय विकास तक आज बातचीत होगी बेहद खास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के द कपिल शो के इस पहले एपिसोड को। नमस्कार विष्णु जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया है। जी, तो मैं शुरू करना चाहूँगा हमारे प्रश्नों की सूची। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, आपके पिताजी श्री करण सिंह जी वर्मा, जिनसे सब प्यार से बा साहब भी कहते हैं, उनसे आपने क्या क्या महत्वपूर्ण सीख ली है और आपके राजनीतिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभाव डालती है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उनका एक ही उद्देश्य, एक ही मूल मंत्र जो मुझे दिया गया, उन्होंने कहा काम करो, मेहनत करो और सबसे अच्छी चीज़ ईमानदारी से जीना है। ईमानदारी से अगर राजनीति में हो तो ठीक है, अन्यथा राजनीति छोड़ो और कुछ और करो। अगर ईमानदारी से राजनीति में रहना है तो ठीक है, नहीं तो मेरे मेरे नाम को कलंकित मत कर देना। बस ये सबसे बड़ा मूल मंत्र मुझे उन्होंने दिया है। ईमानदारी की सील भी उनको बोलते हैं जी, मालवा क्षेत्र में कि ईमानदारी की ठप्पा लगा हुआ है मंत्री ये जी पर। उन्होंने प्रथम बार जब राजनीति में आए थे हाँ तो उन्होंने संकल्प लिया जी। कि अगर मैं राजनीति में हूँ, मैं किसी का 1 रुपए का दागदार नहीं रहूँ, जितनी सेवा बनेगी उतनी मैं करूँ। राजनीति में कदम रखने का निर्णय आपने कैसे लिया? ये राजनीति में कदम रखने का निर्णय मैंने नहीं लिया कभी। मैं तो ग्रेजुएशन मेरा भोपाल से हुआ और मैं एलएलबी करने के लिए और एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए इंदौर में 2008 के बाद गया। मेरे पिताजी अक्सर दौरों के कार्यक्रम में इंदौर के प्रवास पर थे, उस समय भी वो राजस्व मंत्री ही थे। जी। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा, 5-6 बार आए तो उन्होंने यही कहा करने लगे कि यार पीएससी करोगे आप तो उसमें भी आप जनता की सेवा करोगे, और फिलहाल मैं भी वही काम कर रहा हूँ तो मेरे ही काम को आप
जारी रखने का ज़्यादा प्रयास करो। अगर आप एक तहसीलदार बनते हो तो आपका एक कार्य क्षेत्र रहता है। अगर आप जनपद सीओ के पोस्ट पे या पीएससी के किसी भी उसमें आप पदों पे जाओ जी। तो एक आपका कार्य क्षेत्र हो जाता है। सही। परंतु आप जनसेवा में अगर राजनीति में आते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र एक जगह नहीं रहता, आप सब जगह जा सकते हो, सब जगह सबकी सेवा कर सकते हो। सही। तो उस चीज़ ने मुझे थोड़ा अट्रैक्ट किया, उनकी बातों ने मैं प्रभावित हुआ और मैंने सब पूरी पढ़ाई छोड़ के और सन 2010 में मैंने पिताजी के साथ यहाँ पे जनसेवा शुरू करी। अब आपके क्षेत्र के बारे में पूछना चाहूँगा। आपके अपने क्षेत्र इछावर में आप किन-किन समस्याओं का सामना करते हैं? और इसके समाधान के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएँ हैं? सबसे अधिक समस्याएं तो हमारा ग्रामीण अंचल है, पूरा का पूरा एक नगर इछावर है क्योंकि उसमें नगर पंचायत। हुँ। सबसे ज़्यादा समस्याएं हमारे पास आती हैं राजस्व प्रकरणों की, तो उनको हम निपटारा बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे हैं और पूरे देश में मध्य प्रदेश को टॉप पे लिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जिसमें सबसे ज़्यादा निपटारे फौती नामांतरण, नामांतरण, सीमांकन या किसी भी तरह की अन्य चीज़ें हैं, उनको सबका निपटारा किया। उसमें उनको अवार्ड भी मिला है अच्छा। मध्य प्रदेश सरकार को, राजस्व विभाग को। अच्छा। और उसके बाद हमारे ग्रामीण अंचल में ज़्यादा से ज़्यादा तो जो खेत कुएँ की रोड होन रहती हैं, हुँ। वो बाधित रहती हैं। कई लोग बारिश में नहीं जा पाते हैं, तो उनका कार्य हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और रोड हम तो इतने बन चुके हैं अभी कि कई गाँव में तो 3-3, 4-4 जगह से कनेक्टिविटी हमने दे दी है। और बाकी के भी हमारे कार्य जारी हैं, जो हमारे गिनती के 25 से 30 रोड छोटे-छोटे, बड़े-बड़े तो पूरे बन चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे हमारे जितने भी निवेदन थे पूरे स्वीकार करके, और कुछ रोड छोटे-छोटे जो बने हैं, बचे हैं 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक के, उनको हमने प्रस्तावित किया है और वो भी जल्दी इछावर को मिल जाएँगे, तो कम से कम रोडों की एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। आप स्थानीय लोगों को अपने निर्णय प्रक्रिया आपकी जो होती है, आप उसमें आपके स्थानीय लोगों को कैसे शामिल करेंगे ताकि उनके मुद्दे सीधे सरकार तक पहुँच सकें? जी हाँ, उनके मुद्दे सीधे सरकार तक पहुँचाने का काम हमारा ही है। जी। वो सुझाव भी देते हैं और समस्या भी बताते हैं। जैसे किसी एक प्रकरण में मेरे पास आया कि लगे साहब मैं 40 साल पुराना बँटवारा तुड़वाना चाहता हूँ। हाँ। मैंने आवेदन दे रखा है तहसीलदार को। 40 साल पहले किसी किसान के पिताजी या उनके पिताजी ने क्या निर्णय लेकर बँटवारा किया था, किसी को नहीं मालूम। हुँ। परंतु उसने मुझे एक राय और सुझाव दिया कि लगे साहब बँटवारा वैसे तो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी पक्ष साइन करते हैं। या फिर हमारी सरकार जो कुछ लोग कह देते हैं ना ये कि यार ये फ्री का ना बाँटे, जिसे मिल रहा है उसे मालूम है कि उसकी क्या अहमियत है, और जिसके पास अधिक है उसको उसकी अहमियत नहीं मालूम। आज अगर 1250 रुपये बहनों को मिल रहा है तो उनको उसकी अहमियत मालूम है, और कोई धन धान्य संपन्न है उसको 1250 की कीमत नहीं मालूम। हमने देखा है बहनों को जब पैसे निकाल कर आती हैं तो उनके चेहरे की खुशी देखने को मिलती है। कई माताएं बहनें, हमारी बहनें रकम बनवा चुकी हैं, सोना चांदी बनवा चुकी हैं किस्त से पैसे दे देकर। ये हम नहीं कह रही है, हमें कहीं ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं वो लोग बताते हैं। सही। तो कहीं ना कहीं सरकार के फायदे हैं, बहुत ज़्यादा योजनाओं की अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी कमियां भी निकालता है, और मेरे हिसाब से परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता। सही बात। मान्यवर शिवराज जी थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किया। हमारे मोहन यादव जी हैं, उसी कार्य को और ज़्यादा गति देने का काम कर रहे हैं। भाजपा की वर्तमान नीतियों में से आपको कौन-सी नीतियाँ सबसे प्रासंगिक लगती है और आप आपके निर्वाचन क्षेत्र में उसे कैसे लागू करेंगे? जी, अगर आप वर्तमान परिदृश्य में देखें जी। तो नर्मदा पार्वती क्षिप्रा लिंक योजना, हुँ। इसको मैं देख रहा हूँ। इसमें कार्य विगत 4 सालों से चल रहा है। किसान को अगर 3 एकड़ भूमि भी है और अगर उसे सिंचित करने के लिए पानी अगर उसे मिल गया, हुँ। तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे तो पूरे ज़िले में, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह ये नर्मदा क्षिप्रा लिंक का पानी की योजना चल रही है सिंचाई के लिए। और दूसरी ओर नर्मदा जल प्रदाय समूह योजना, उसके अंतर्गत गाँव में जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, उसकी पाइपलाइन अलग बिछा रही है। तो मैं तो यही मानता हूँ, सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानता हूँ। और मैं जो देख रहा हूँ कि एक पाइप आप देखें रोडों पे जाते हैं, उसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपए है। और उसके बाद भी अगर कोई ये कह दे
कि यार क्या किया सरकार ने, तो बड़ा ठीक फील है। होता है, गिल्टी फील होता है कि आपके सामने ही काम हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं हुए। ये योजनाएं शुरू हो गई। योजना शुरू हो गई, पूरे एरिया में काम भी चल रहा है, अच्छा। नर्मदा जल प्रदाय समूह का भी और नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का भी। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है। सही। आगामी वर्षों के अनुसार आप इछावर क्षेत्र को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे और आपकी दीर्घकालीन रणनीति क्या है? दिशा का तो ऐसा है साहब कि समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं रोज बैठता हूँ 2 से 3 घंटे घर पे, हाँ। शाम को मिलता हूँ, जब जब जिसने कह दिया अगर घर पे हैं तो हमें मिलना है, हमारा कोई समय निर्धारित नहीं है कि हम जब ही मिलेंगे। समस्याओं का तो अंत हो नहीं सकता, परंतु जितनी हो सके करते हैं। और आने वाले समय में मैं यही चाहता हूँ कि इछावर हमारा पूर्ण रूप से विकसित हो। मैं रोजगार के ऊपर इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा यही कहना रहता है, मेरा यही सोच भी है, अगर किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करी, अगर वो पास हो गया तो वो बेरोजगार नहीं, परंतु किसी की इच्छा शक्ति उसके विरुद्ध दौड़ गई और उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो कहता है कि भाई मैं 10वीं पास हूँ, तो आपको उसी हिसाब का आपका काम मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी अगर जॉब ना मिले तो? वो तो नामुमकिन है, खुद का ऑफिस डाल के आराम से रह सकता है। बहुत अभी सारे मेरे खुद के इंजीनियर हैं। चाचा का लड़का अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ हाँ। तो उसको जॉब के लिए ऑफर आया और उसने खुद का ही ऑफिस खोला। अच्छा। और आज भी उसका कहना है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए नहीं बनाऊं कि ये पैसे वाले करोड़पति लोगों को मैं और ज़्यादा बनाऊं, मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं मेरे घर के पूरे अकाउंट्स वो देखता है अच्छा। और पूरे बिल्स देखता है आज भी कि मुझे पूरे बिल बताओ, मैं उसी हिसाब से आपका आईटीआर भरूंगा, क्योंकि घर में अगर एक ईमानदार है तो सब ईमानदार है। फैमिली मेंबर ही ये है आपका पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं? अकाउंट मेंटेन रखता कोई अलग से कोई आपने? है ना, कभी अच्छा। आय भी तो नहीं है उतनी, क्यों रखें अलग से आय नहीं है हमारी। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, पर जितना है खेती से ही है, एक क्रशर मशीन है, उसी से आय का स्रोत है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं। कुछ आई नहीं है उसके अलावा? उसके अलावा कोई आय नहीं, पिताजी की तनख्वाह है बस। अच्छा। हाँ, तो कृषि से भी तो अच्छा आता होगा? कृषि से हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ। मेरे बड़े भाई हैं ओम प्रकाश जी, जी जी। 12 महीने सिर्फ वो खेती का काम देखते हैं। अच्छा। और मुझे बताने में भी अच्छा लगता है, जिस साल फसल अच्छी रहती है तो बड़ी खुशी होती है। अब मैं उस पर ना जाऊं डिटेल में कि हरे चने का क्या भाव है, कि रशियन चने का क्या भाव है, क्योंकि उनका सब ऊपर नीचे होता रहता है। लहसुन भी लगाते हैं हम, प्याज भी लगाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमारा उससे एक जीवन यापन के लिए जिसे कहते हैं संतुष्ट होना, वो हम संतुष्ट हैं मेरे पिताजी से, हमारे परिवार से और लक्ष्मी जी की कृपा से। जितना होना चाहिए उतना है। अगर मैं आपको अगर एक बार फोन करूं कभी, कपिल जी जी। और एकदम से बोलूं कि भाई मेरे पास ये 10 करोड़ रुपए हैं और ये आप रख लो, तो आप उस दिन से चिंता में हो जाएंगे कि ये मैं कहाँ रखूं, सही। इनका मैं क्या करूंगा, उनकी रखवाली के लिए आप चिंता में हो जाएंगे। तो पैसा जितना है उतने में संतुष्ट होना सीखें, और हम संतुष्ट हैं। सही। चुनाव अभियान के दौरान जी, आप आम जनता से जुड़ने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए किन माध्यमों का उपयोग करेंगे? चुनाव के समय, चुनाव के समय पे जब देखिए आपका अभियान चलेगा। चुनावी अभियान जब होता है हाँ तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि जो 5 वर्ष आपके निकले हैं हाँ। उसमें आपकी कनेक्टिविटी जनता से कितनी रही, आपने कितने लोगों को सुना, कितनों को सम्मान दिया, कितने लोगों के काम किए, कितने लोगों को सिर्फ बुलाने पर एक बार फोन पे आप चले गए। क्योंकि हम जब उस गांव में जाते हैं तो जब वो लोग मिलते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हम हमारे विधायक जी के घर गए थे, उन्होंने हमें उचित सम्मान दिया, हमारी जो बात रखनी थी उन्होंने पूरी सुनी और हमारा काम भी किया। और इसके बाद अगर गांव में आप चुनावी अभियान में गए तो आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो खुद आपके लिए सीढ़ियां बनाती है, जनता खुद सीढ़ी बनाती है। अच्छा। अगर वो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आपकी दिल की हृदय की भावना अच्छी है, तो वो खुद सीढ़ी बनाती है। मैंने तो पिछले 15 सालों में यही देखा है कि प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपने वर्किंग प्रोसीजर आपका डेली का अच्छा रखा तो। आपकी तरफ से आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैं अपना 100% दे रहा हूँ लोगों के लिए? मैं अपना 100%
तो नहीं दे पा रहा आज भी। अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कोई कार्यक्रम छूट गया हो, या फिर मैं आज आपके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ जी। और कार्यक्रम चल रहा है, फोन बार बार उठा नहीं सकते, साइलेंट है, मेरा उस पर भी ध्यान है अभी, हाँ। क्योंकि जितने फोन आएंगे मैं उनको वापस रिकॉल करके पूछूंगा कि आपने फोन लगाया था, बताइए आपके बाद। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें भी 100% तो कोई नहीं दे सकता। फोन उधर रखा या घर पे कोई मिलने आया है, उससे अगर मैं नहीं मिल पाया तो मैं 100% नहीं। सही है। परंतु प्रयास यही रहता है प्रयास रहता है। कि कोई भी किसी के, अगर आपने फोन नहीं उठाया तो उसके गांव जाइए, आपको तुरंत वो बोल देगा कि आपने फलाने दिन मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैं उन चीजों से डरता भी हूँ कि यार फोन उठा के बात जरूर करें, जो मिले उनको सम्मान दीजिए उचित। और इंसान इस दुनिया में कलयुग में सम्मान का बड़ा मौका है, सही। सम्मान जरूरी है। अगर आज भी हम किसी ब्राह्मण देव को मिलते हैं, गुरुजियों को मिलते हैं, अपन प्रणाम करते हो, उस प्रणाम करने से मिलना कुछ नहीं, पर अपनी आत्मा तृप्त हो जाती है। भगवान के सामने अपन झुकते हैं, तृप्त हो जाते हैं। उसी तरह यानी कि ये जनता है, इनको प्रणाम करके मैं तृप्त हो जाता हूँ। राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? पारदर्शिता तो हमें गॉड गिफ्ट मिली है। हमारा परिवार से जन जन का नाता आज से नहीं, बहुत पहले से। हाँ। और हमारे पिताजी हमेशा एक खुली किताब की तरह रहे। फिर भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है कि आपके पास अथाह संपत्ति है, वहां पे जमीन है, वहां पे होटल्स हैं। हाँ। मैंने कहा यार होते तो ज्यादा अच्छा होता, पर नहीं है तो भी संतुष्ट हैं। अगर हो तो कोई प्रूफ कर दे। हाँ। हम लोगों ने अगर किसी भी तरह से भ्रष्टाचारी या बेईमानी से अगर ऐसा किया भी है तो फिर हम राजनीति के योग्य नहीं। र्यूमर्स तो यही है, जब हमने जनता से बात की तो किसी का कहना है कि मंत्री जी के पास जमीन खूब है, कोई बोलता है होटलें हैं, कोई बोलता है गोवा में होटल है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें सुनने को आती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या सच क्या है और झूठ क्या है? वो मुझे भी सुनने को मिलता है जी। मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे इछावर में एक अच्छी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठेकेदार है। तो शुरू में मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कह दिया था किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, अगर आप काम अच्छा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो मुझसे प्रभावित हुए, उनके बहन की शादी थी, उन्होंने मुझे वहां बुलाया। मैं वहां गया, उन्होंने परिवारजनों से भेंट कराई, फिर मैं भोजन करने लगा। तो वहां पे एक पीछे हमारे कोई खड़े थे, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। उन्होंने यही बोला कि राजेश मंत्री जी के बेटे हैं, इनके पास 2000 एकड़ जमीन है। मैं चुपचाप खाना खाता रहा, मैं उत्तर क्या दूंगा, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ भी प्रॉपर्टी है तो मेरे गांव पे ही है मेरे पास। और मेरे एक एक खेत, मुझे मालूम है कि मेरा एक एक खेत कितने एकड़ का है। हमारे पिताजी के हिस्से में 17.5-18 एकड़ के समथिंग आई थी, जब हमारे दादाजी ने सबका बंटवारा किया था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से और पैसे उधार ले लेके उसका ब्याज दे दे के जमीन खरीदी। अच्छा। क्योंकि वो ब्याज जब से चल रहा है, वो ब्याज मैं भरता हूँ, मुझे मालूम है। आज कोई भी नेता का लड़का ये नहीं कहेगा कि मैं ब्याज भरता हूँ, मैं कह सकता हूँ मैं ब्याज भरता हूँ। आप हमारी जनता को बता सकते हैं कि कुल मिला के कितने एकड़ जमीन है? हमारे पास एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, 116-117 एकड़ जमीन हमारे पास है। ये सही? पूरे परिवार के नाम से। ये जो 1000 एकड़ 2000 एकड़ होटल वगैरह ये सब र्यूमर्स हैं? ह्यूमर्स हैं, सब उनको अफवाह मजे है। आते हैं अच्छा। ऐसा कहने में। तो मैं भी सोचता हूँ अगर कोई खुश हो रहा है किसी चीज को कह के, तो उसे खुश हो लेने दो। अच्छा। किसी के दुख का कारण कभी मत बनो। सही है। इछावर क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा चीज कौन सी पसंद है जो इसे बाकी जगह से अलग बनाती है? इछावर का प्राकृतिक सौंदर्य। अच्छा। इछावर को अगर हम लोग जो चलते हैं यहाँ पे रोज इन रोडों पे, खेरी रोड, दिवड़िया रोड, बोरदी रोड, बिल्किसगंज रोड, डोडी चोडी चले गए, लसूड़िया खास संग्रामपुर तरफ चले गए, अमलाहा चले गए, हम लोग को ये दिखता नहीं है क्योंकि हम लोग तो रोज जा रहे हैं। कोई बाहर के लोग आते हैं, वो हमें एक दिन पॉइंट आउट करके मेरे एक मित्र ने बताया कि ना मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ पे इतना प्राकृतिक सौंदर्य है। कभी आप कनेरिया से सोहनखेड़ा तरफ जाइए, कभी आप अलीपुर फांगिया जाइए, कभी आप सारस मगरपाट लो पठार जाइए। अगर आप इसी रोड पे जा रहे हैं इछावर से सीहोर, तो पर्वतों की श्रेणी है, कालिया देव है, भाटिया देव है, शनि महाराज जी का मंदिर है, बिल्किसगंज माता रानी का मंदिर, काकड़खेड़ा मरी माता मंदिर। मुझे सही में सुकून यही मिलता है। भावखेड़ी की गुलाब जामुन भी फेमस है। भावखेड़ी की गुलाब जामुन फेमस है। हाँ। और जो हमारे गुलाब जामुन बनाते हैं, हाँ। दोनों भाई हैं, तीनों भाई हैं। अच्छा। उनके चुटकुले भी बड़े फेमस हैं। आप परिचित हैं उनसे? मेरा परम मित्र है। अच्छा 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 अच्छा।
तो मैं उसको साथ में रखता हूँ, और सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं ये तनाव होता है ना हम लोगों को मनुष्य जीवन में, वो तनाव दूर कर देता है। थोड़ा रिलीज के लिए भी थोड़ा। काम ही है, ऐसा लगता है कि जैसे आपका कपिल शो है, हाँ हम सब एक कपिल शर्मा शो देखते हैं, हाँ। तो मैं उसे कपिल शर्मा ही बोलता हूँ। अच्छा, अगर कोई युवा राजनीति में आना चाहता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? कोई भी युवा अगर राजनीति में आना चाहता है तो सबसे पहले तो वो सेवा करने के लिए आए, उसका हित लालच उसमें न रहे कि मुझे कुछ बनना है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे कुछ बनना है। मैं राजनीति में आया, मेरे साथ सबसे भयानक चीज ये हुई कि मैं राजनीति में 2010 में आया, और 2013 में मेरे पिताजी चुनाव हार गए पहली बार। वो उनका 7वां चुनाव था। हाँ। और मार्जिन बहुत कम था, लगभग कितना? 744 वोटों का बस। ओनली। और अभी जो जीते हैं वो 16,000 के समथिंग वोट। 16,500 के 16,500 समथिंग जीते। तो उन 5 सालों में मुझे असल राजनीति का मालूम पड़ा, सेवा का मालूम पड़ा कि करना क्या रहता है। अगर मैं ये कहूं कि किसी की गलतियों से मैं ऊपर आ जाऊंगा तो मैं नहीं मानता। आप अपने आप का परफॉर्मेंस इतना अच्छा दीजिए कि खुद लोग कहें कि नहीं, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, ईमानदार आदमी है और झुक के चलता है। और उससे ज्यादा तो मैं युवाओं को यही कहता हूँ, आजकल मैं देखता हूँ अगर किसी ने स्कॉर्पियो ली तो सबसे बड़ा उस पर लिखा हुआ है फलाना अध्यक्ष, इस वर्ग का, इस मोर्चे का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तो महामंत्री, तो उपाध्यक्ष। मेरे मन में यह आता नहीं, लिखवाना उनके लिए भी जरूरी है कि भाई मैं ये हूँ, मुझे बताना भी है, बट उसके बराबर आप काम भी करें। आपका कैरेक्टर वैसा होना, समाज सेवा जरूरी है। मैं अगर इछावर में युवाओं के साथ चलता हूँ, मेरे वरिष्ठों के साथ चलता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, तो उनसे मैं निवेदन स्वरूप ये भी कहता हूँ युवाओं से कि यार वो काम मत करना जिससे आपके नेता की छवि खराब हो। काम वो करो कि आपके नेता की छवि बने। नेता आपको देख के चिढ़े ना, सही, आपको देख के वो खुश हो जाए कि नहीं, काम करता, जनता के काम करता। अगर मैं मेरे पिताजी को कहूँ, मैंने उनको खुश करता था पहले पर्सनली, क्योंकि मेरे पिता है, वो जो बोलते थे वो कर देता था। कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती थी, डांट भी पड़ती, आज भी पड़ती, क्योंकि उनके लिए तो हम हमेशा बच्चे आज भी डांटते हैं आपको बराबर? गलती होती है तो डांटते हैं आज। अच्छा, आपको फोन करते हैं वो? फोन वो अब मुझे पिछले, जब से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, समय उनके पास भी बहुत कम रहता है। तो मुझे मालूम रहता है कि अगर वो इंदौर प्रवास पे गए हैं या सिवनी या मुरैना या कहीं पे भी पूरे मध्य प्रदेश में प्रवास करते हैं, तो मुझे ये मालूम रहता है कि जब वो फोन लगाते हैं, मुझे मालूम है कि ये गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा। जब वो घर पे रहते हैं मुझे फोन कभी नहीं लगाते। अगर उनको कुछ काम है तो फोन लगाएंगे, प्याज खेत में पड़े हैं कि नहीं पड़े, भैया वो पानी गिर रहा है यार देख लो, ये जल्दी सारी निकाल बातें भी लो। होती हैं। खेती की भी करते हैं पूर्ण रूप से, और ज्यादातर खेती की करते हैं। अच्छा। मैंने बताया ना, हमारा आय का स्रोत वही है। भाई प्याज सड़ ना जाए यार, उनको जल्दी रखो। हरे चने बिनवाने यार, उनका भाव आ गया है। सब चीजें वो हमसे, और दिशा निर्देश आज भी खेती में वही देते हैं। चिंता एक आम आदमी की तरह रहती है। बहुत ज्यादा चिंता। मुझे तो ये लगता है कि आप एक राजनीतिज्ञ तो है ही हैं। 9 बार आपने चुनाव लड़ा, जनता ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया, आप 8 बार जीते, पर उनको एक सुकून मिलता है उनकी खेती देखकर। आज तिरंगा यात्रा है इछावर में जी। चाहते तो सीधे 4 साढ़े 4 बजे इछावर आ जाते हैं, पर वो उसके पहले निकलेंगे 2 घंटे पहले, वो सीधे गांव आएंगे, फिर वहां से सरकारी गाड़ी में कभी नहीं जाते। अच्छा। वहां पे गाड़ी बुलवाते हैं, या फिर मेरी घर की रखी हो या फिर किसी भी कार्यकर्ता की, और उससे खेत पे घूमने जाते हैं, सभी खेतों में चारों पांचों। अच्छा। मेरी क्रैशर भी देख के आते हैं कि वहां पे गिट्टी है कि नहीं, और उसके बाद वो घर आते हैं। उसके बाद कार्यक्रम में सरकारी गाड़ी से जाते हैं। निजी उपयोग में आज भी सरकारी गाड़ी नहीं लेते वो, हमें सरकारी गाड़ी में नहीं बैठने देते। हाँ, वो बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं तो हाँ आप साथ चल सकते हो, पर आपके लिए स्पेशली अलग से नहीं जाएगी। आप नहीं यूज करते सरकारी गाड़ी? मैं हमेशा आज तक प्राइवेट गाड़ियां यूज करी हैं। अच्छा। और हमेशा मैं भी सिद्धांत में यही रखता हूँ कि जब मिलेगी, जब भी आनंद लो उस चीज का। ये टोल टैक्स पर भी एक आम आदमी की तरह टोल देते हैं? मैं टोल देता हूँ, मेरी गाड़ी में फास्टैग क्योंकि लगा हुआ आजकल है। नेताओं का ये है कि इस पे लिख लेना, ये यहाँ नेता की गाड़ी है। नहीं, मेरी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है। फिर भी एक गुडविल की बातें कुछ होती हैं, टोलों पे कुछ लोग जानते ही हैं कि भैया है। हाँ हाँ। अब जैसे फंदा टोल है तो भाई हमारा विधानसभा उधर है, चोंडी भी है, तय है, अमरोद है, डोडी, राती खेड़ा है, दोपड़िया है, तो उनको मालूम भैया 3-4 बार जाते हैं।
तो वो लोग पहचानते हैं, तो कुछ लोग सीधे खोल देते हैं, फास्टैग से कट जाए, कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। अगर आप 8, 10, 15, 20 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, 30-50 रुपए का टोल देने में आप बहस करोगे, क्या मतलब निकलेगा उससे? सही बात है। आपकी इमेज घटेगी उससे। ये बात शिवराज जी ने हमें छिंदवाड़ा की युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में कही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे जब, कि भाई शिवराज का नाम क्या तुम 25 रुपए के लिए लोगे टोल पे? अगर तुम मेरे विधानसभा के हो तो हाँ, क्या किसी एमएलए के लोगे, मंत्री के लोगे? यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति संस्कृति है ही नहीं। हमें विनम्रता का परिचय देते हुए जनता की सेवा करना है देश से। अगर थोड़ा बहुत भी अहंकार आ गया तो मैं भगवान से कहता हूँ साहब, अगर थोड़ा बहुत भी आ गया तो भगवान उसे हर लेना, कभी अहंकार ना आए। क्योंकि अहंकार अगर आ गया तो उसके बाद अपने आप को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है इंसान, वो किसी की नहीं सुनता। अक्सर जनता की शिकायत रहती है कि नेता चुनाव के बाद नजर नहीं आते। आप इस धारणा को कैसे देखते हैं? अब ये तो आप इछावर क्षेत्र में घूमिए और उनसे पूछिए इसका उत्तर मैं कैसे दूं? क्योंकि मैं रोज जनता से भी मिलता हूँ, जहाँ कार्यक्रम रहते हैं, भंडारे, भागवत जी, जन्मदिन, शादियां, 13वीं कार्यक्रम, किसी ने वैसे ही कह दिया भाई साहब दाल बाटी खाए बहुत दिन हो गए, कार्यकर्ता ने, ठीक है आ रहे हैं। ये सब तो हमारा चलता ही रहेगा जीवन भर। मेरे को भी 15 साल हो गए, पहले मैं भी राजनीति में नहीं आना चाहता था, अच्छा। पर जब मैंने इसे डीपली अंदर से देखा तो क्या लगा, जितना आप इससे अवॉइड होने की कोशिश करोगे, खिंचवाओगे, आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। सही। आप इसे आनंदित होके करिए। आज अगर हमारे पास थोड़ी सी भी शक्तियां, शक्तियों का सदुपयोग कर लो। सही। अगर दुरुपयोग किया तो पिताजी का पहले ही कहना है कि भाई मैं फिर बेटा भी नहीं मानता हूँ किसी को। मैंने अपनी धर्मपत्नी को धर्मपत्नी माना, परंतु जब मैं उस कुर्सी पे बैठा तो मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करूंगा। परिवार मेरे लिए प्रथम नहीं, मेरे लिए प्रथम जनता है आज भी। आपसे वो प्यार वाला एंगल है उनका, या फिर एक स्ट्रिक्टली एक जो पिता होता है कोई? प्यार तो बहुत करते हैं, कौन पिता नहीं अच्छा, करता अपने नहीं पुत्र एक से? होता है कि कोई जो पिताजी और बात नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली पिताजी से बात कर रहे हैं कि डर लगता है कि नहीं पापा से अगर डांट दिया भय तो। तो उनसे हमेशा मुझे रहा है। अच्छा। भय तो बहुत लगता है, और वो भय मान लें या उनके प्रति मेरा सम्मान मान लें, क्योंकि मैं उनको श्रद्धा की नजर से देखता हूँ। क्योंकि ऐसे राजनीतिक मेरे को नहीं मिले, शायद मैं दुनिया ज्यादा घूमा नहीं हूँ, मिल भी जाएंगे, परंतु मैंने अभी तक उनको जो देखा है, मेरे घर में रहते हैं वो। अगर उनकी सेफ की चाबी अगर कहीं रखी है तो उसे मैं खोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, वो मेरी सेफ देख सकते हैं, वो मेरे अकाउंट्स देख सकते हैं। सब ट्रांसपेरेंट है। सब, एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट। आज भी आप उनसे कुछ सुझाव लेते हैं अगर आपको कोई निर्णय लेने में मैं क्षेत्र के कार्यक्रमों के विषय में आज भी उनसे सुझाव लेता हूँ। अच्छा। कार्यकर्ताओं का जानकारी वो भी मुझसे लेते हैं, मैं भी उनको देता हूँ। कभी कभी मुझे अगर अभाव है तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि पिताजी वहाँ पे ऐसा करना है, कैसा करना है, किस पंचायत में क्या राशि, कहीं पे कोई विकास कार्य बड़ा हो रहा है तो उसके लिए पापा जी आपको आना पड़ेगा। आज भी कुछ कार्यक्रम बड़े होते हैं तो मैं उन्हीं को निवेदन करता हूँ, पिताजी आप आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। आखिरकार एक मिनिस्टर आते हैं, फॉलोअर्स आती हैं, सब अधिकारी प्रशासन रहता है, तो जिस गांव में जाते हैं उनको अच्छा भी लगता है। अधिकारी का है, तहसीलदार जी साथ में है, जनपद सीओ साथ में है, तो उनके काम वहीं हो जाएंगे, उनको बार बार घूमना नहीं पड़ेगा। इसलिए भी वो सोचते हैं। पर हमारे क्षेत्र की जनता इतनी विनम्र और इतनी अच्छी है, उनको मालूम है कि हमारे मंत्री जी पूरे 40 साल 45 साल से हमारी सेवा कर, आज वो एक उम्र का भी तकाजा होता है। वो अभी 69 साल के हो चुके हैं पिताजी, पर अंदर से जज्बा आज भी वही है। आज भी काम बराबर, आज भी काम बराबर। रोज अंगले पे 3 घंटे चैम्बर में जनता के लिए बैठना है। शाम को 4 से 6 7 बजे तक जनता आती रहेगी, बैठना है। जब तक आते बंद नहीं हो जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं है, आराम करने लग गए। अगर आपको राजनीति के अलावा किसी और क्षेत्र में जाने का मौका मिलता तो आप क्या चुनते हैं? मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक। क्रिकेट का? मैं बचपन से ही क्रिकेटर ही बनना चाहता। अच्छा, तो ट्राई इसके लिए मैंने प्रयास भी बहुत किया। मैं विदिशा भी गया ट्रायल्स देने, मैंने भोपाल में भी खूब ट्रायल्स दिए, ओल्ड चैंपियन हो या फिर कहीं के भी ग्राउंड हो भोपाल के, पर शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। क्रिकेट का शौक आज भी है। मैं विधानसभा क्षेत्र में कहीं पे भी युवा हो ना आए, हम टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ। कल ही आपने शायद एक कोई क्रिकेट, कल या परसों इछावर में विधायक का हर साल आयोजन होता है। मैं तो नहीं कह सकता कि मैं करवाता हूँ, पर उनको जो भी उसमें सुविधा चाहिए, जो भी राशि चाहिए,
मैं उनको बोल रखा हूँ कि तुम्हें उसकी कमी हम लोग नहीं आने देंगे। बहुत अच्छे से उस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, आईपीएल की तर्ज पे होता है, रजिस्ट्रेशन होता है आधार कार्ड के आधार पर, और बहुत अच्छा आयोजन करता है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी होते हैं। अभी मैं रामगढ़ गया था समापन में, अभी थोड़े दिन बाद सोहन खेड़ा जाएंगे, फिर जता खेड़ा जाएंगे। जिनकी इच्छा है वो कराइए, धन की कमी नहीं आने दूंगा। अगर सपोर्ट आप आपका पूरा है। मैं पूरा देता हूँ। उनने कह दिया कि इतनी राशि प्रथम पुरस्कार देना, दूंगा। क्यों? क्योंकि ये आप ही का दिया हुआ है हमारे पास, हमें तो एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों को वापस देना है इसे। अगर कोई सी भी विधायक निधि है, चाहे अनुदान, हम उन्हीं को देना है, उन्हीं के लिए है वो। ऐसा थोड़ा ना कि मैं निकाल रहा हूँ, आप किसी का नाम दे दिया और निकाल रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं। क्या मतलब है उससे? अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपके अनुसार सोशल मीडिया का राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है? सोशल मीडिया का राजनीति पे इतना प्रभाव है, हम्म, क्योंकि आज के जो हमारे युवा हैं हाँ, उसी से प्रेरित भी होते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं, हाँ, उसी से देखते हैं निंदा कहाँ करना है, और उसी से देखते हैं कि किसकी प्रशंसा करना है। अभी अगर हमारे देश पे पहलगांव में हमला हुआ, जी, ऑपरेशन सिंदूर मैंने सुबह उठ के देखा, मैंने स्क्रॉल किया तो हर जगह ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। उसकी भनक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सेना ने रात के 12 बजे के बाद उस पर पूरा आतंकियों की हमला की, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, हाँ, और उन्होंने पूरे भारत देश के ऊपर एक प्रसन्नता चेहरे पे स्माइल ला दी कि नहीं, बदला लेना था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लिया और हम सबको संतुष्ट किया। इसके पहले के हमले में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही किया। आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद करना उनका परम कर्तव्य है, और अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके उद्बोधन में भी कहा कि पाकिस्तान जो है उसकी हरकतें बिल्कुल डरपोक जैसी हैं। सामने जितनी बार युद्ध किया, हार के गया, तो वो धीरे धीरे आतंकवाद पैदा करके और आतंकवादियों से हमला करवाता है। अगर हो जाए एक बार, अगर होना ही है आमने सामने, तो एक बार हो जाए, और हो भी चुके हैं, इतिहास उसका गवाह है। हर बार आप लोगों को मुंह की खानी बड़ी भारत से। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि छेड़ेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। पर कांग्रेस से, मैं आपका कांग्रेस का बोलूंगा, कांग्रेस से कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि हमें हिसाब दो, कितना कितना आपका खर्चा हुआ है। अगर पाकिस्तान ने 5 लाख का किया तो आपने 15 करोड़ का आपने जेट उड़ा दिया, वहां पे आपने नुकसान ज्यादा किया है। वो कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि आपका ये हमला हुआ है। सबूत मांगने वालों का हश्र आप देख लीजिए। क्या ने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जिन जिन ने सबूत मांगे थे उनके हाल आज पूरे भारत में क्या है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। हाँ, जनता को तो मालूम है ना, सबूत क्या देना किसी चीज का। अगर आप भगवान के दर्शन करने गए, माथा टेक के आ रहे हैं, आपने फोटो नहीं खींचा, आपने दर्शन करके आपके हृदय में आपको प्रसन्नता है, बस वो होनी चाहिए। जरूरी थोड़ा ना कि पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, हमारा क्या नुकसान हुआ, नुकसान की तो बात ही नहीं है। जवाब देना था, जब इंतकाम लेना है हाँ। तो लेना है, फिर पैसे का मामला उसमें है ही नहीं। अगर कोई एक नागरिक है, आम नागरिक है, वो किसी सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? मैं उसे यही सलाह दूंगा कि हमारी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी खूब ले रखे हैं। आप तो बस एक प्रूफ ले आओ कि इसने पैसा लिया है, फिर उनकी नौकरी तो मैं अपने पिताजी का भी कहूँ और हमारे मध्य प्रदेश सरकार का भी कहूँ, आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मंच से स्पष्ट कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। भ्रष्टाचारी क्यों करें? नहीं, ज्यादातर देखने में आता है कि हमारे जो पटवारी हैं, पटवारियों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चलता है। वो लोग उसमें सबूत इकट्ठे नहीं कर पाते, क्योंकि एक डर रहता है, अगर हमने इसकी शिकायत कर दी तो आने वाले सभी पटवारी हमारे काम नहीं करेंगे, काम तो हम करवा के रहेंगे, या एक फिर न हमें परेशान इतना कर लेंगे कि हम अगली बार कहीं जाने लायक नहीं रहे। काम तो हम करवा के रहेंगे। हम तो खुद ही कहते हैं आप तो प्रूफ दे दो। हाँ, अगर सक्षम नहीं हुआ, एक गरीब आदमी प्रूफ लाने में सक्षम नहीं होता। तो हम उस पटवारी से इतना तो कह सकता हूँ, मैं उस ग्रामीण से उसी समय कि मैं आपके सामने फोन लगाऊंगा और उससे पूछूंगा, अगर तुमने ईमानदारी से मंदिर में आके कह दिया, हाँ, मेरे सामने भगवान पे हाथ रख के कि हाँ मैंने इसको पैसे दिए और इसने मुझसे डिमांड करी थी, मैं उस पटवारी से उसी समय पूछूंगा और कह दूंगा प्यार से ही कि जितने लिए हैं वापस कर दो और इसका काम कर दो। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, नौकरी पेशा हो, पकड़ा गए तो छोड़, नहीं तो काहे खींचो।
एक सीधा साधा उसूल इस भारत में चलता है। 1-1 लाख लोग तनख्वाह है, संतुष्टि से जीवन में यापन कर सकते हैं। आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं, पर फिर भी उसके बाद भी नहीं मेरा 1 लाख में संतुष्ट नहीं, मुझे 10 चाहिए। अगले जन्म में भीख मांगेंगे मंदिरों के बाहर। क्यों? क्योंकि आम जनता से भीख ही मांग रहे हैं। एक आम नागरिक तो क्या है कि सोचता है कि कहाँ परेशानी में डालें, कहाँ किसी के पास जाएं, सामने वाला अधिकारी है, इसको अपन पैसे दे देते हैं। एक बार दे देते हैं, फिर वो दूसरी बार बुलाता है, फिर तीसरी बार बुलाता है, तो उसमें इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि फिर उसके बाद वो किसी से बोलता नहीं है। बस पैसे, फिर वो सोचता है कभी नामांतरण भी रहने देते हैं, बाद में करवा लेंगे कभी। तो वो तो जनता के बारे में कुछ बोल नहीं सकते भाई। हाँ, हाँ। कुछ लोग नहीं, इस पटवारियों तरह को, का ऐसे अपनाते हैं। पटवारियों को आप क्या बोलना चाहेंगे? पटवारी जी, मैं तो देखता हूँ जितने भी पटवारी साहब हमारे यहाँ हैं, हाँ, मेरी आए दिन पटवारी साहब उनसे बात होती है। हाँ, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, पर मुझे एक प्रतिनिधि के तौर पे पिताजी ने आगे किया है जी। कि मैं भाई भोपाल में रहता हूँ, कुछ लोग इतनी दूर नहीं आ सकते इछावर से, तो उनका जितना काम हो सके आपको यहाँ पे संभालना है, उनकी सेवा करना है। कोई तुम्हें पद वद नहीं दे रहा हूँ मैं, हाँ, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, ना मेरे लिए हो, मेरे लिए जनता ही है, पर जितने काम आ सको जनता के आप। पटवारी उनसे मैं मौखिक भी मिलता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से भी मिलता हूँ। अभी पटवारियों के बारे में कुछ बोल दे कोई सार्वजनिक मंच से, मेरे पिताजी ने भी कुछ बोल दिया था, नाराज हो गए थे, 2-3 दिन हड़ताल कर ली। हाँ, अपने अंदर मालूम होना चाहिए कि आप सही हो कि गलत। सही। एक 5 साल के बच्चे को मालूम है अगर वो बाहर मिट्टी खा के आया है तो ये हाँ मम्मी मुझे मारेगी। तो क्या ये पटवारी लोग जो इतने शिक्षित हैं, पटवारी साहब हो, अधिकारी हो, कर्मचारी, व्हाटएवर जितने भी हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि ये गलत है? क्या इसका काम मैं फ्री में कर दूं तो ये मुझे दुआएं देगा? क्या इछावर में स्टार्टअप्स या नए बिजनेस के लिए कोई नीति आई? प्राइवेट या किसी सरकारी योजना में? प्राइवेट या सरकारी, बस रोजगार मिलना चाहिए। प्राइवेट, और उसके लिए बहुत कुछ है। मैं इछावर में पहले भी देखता था कि कितनी शॉप्स हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितनी दुकानें हैं। आप हार्डवेयर ले लें या फिर लाइट वगैरह की ले लें, उसको बढ़ावा मिलता है पूरी तरह से कोई? बढ़ावा पूर्ण रूप से मिलता है, अच्छा। क्योंकि इछावर मध्य में स्थित है। उसके आजू बाजू के जितने 150 से 250 गांव हैं, इछावर हाँ, उनका केंद्र। हाँ। फिर कहीं सीहोर तरफ के गांव तो सीहोर केंद्र, फिर बिल्किसगंज केंद्र है। पर मैंने देखा है कि युवाओं को वो लोग अपना स्टार्टअप करते हैं, कुछ यहाँ पे भी करते हैं, कुछ बाहर भी करते हैं। अभी हमारी सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है जिसमें सोलार लाइट्स लगाने हैं, 2 मेगावाट से 2.5 मेगावाट की है। उसमें सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। इस योजना का नाम मुझे नहीं मालूम, बट हाँ वो किसी बड़े स्तर पे भी है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा है, कैपिटल बड़ा लगेगा। अच्छा। तो छोटे के लिए भी वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सरकार योजनाएं तो बहुत निकालती है। आज किसी को जानकारी का अभाव रहता है तो वो अभाव में ही रह जाता है, और कुछ लोग जानकारी रखते हैं, उन लोगों को बहुत लाभ मिलता है सरकार का। तो युवाओं को इन्वेस्ट करने का, एंटरप्रेन्योर बनाने का और काम देखता हूँ। और लगभग तो मैंने कहा ग्रामीण एरिया है हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र, खेती में ही हाथ बटाते हैं। आज मैं पिताजी के साथ तो मैं उनके राजनीति में हाथ बटा रहा हूँ, जितनी सेवा हो जाए कर लूँ, उनके ऊपर थोड़ा जितना भार है थोड़ा सा कम कर सकूँ तो कर लूँ। अगर ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं तो यही मानता हूँ। क्या क्या जिम्मेदारियां उन्होंने आपको दी है? मेरे ऊपर खेती को छोड़ के पूरी जिम्मेदारी। पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर? खेती को खेती बड़े भैया संभालते हैं? खेती वो हमेशा बड़े भैया संभालते हैं। अच्छा। तो फिर भी अगर फसल कहीं बेचने जाना है तो बड़े भैया मुझे कह देते हैं, यार अगर तुम उस एरिया में हो तो चले जाओ, हाँ। बिल ले आना, कल पैसे कलेक्शन करके ले आना। तो ये सब हम दोनों एक दूसरे को हेल्प बहुत करते हैं। अगर मैं कहीं बाहर चला गया 3-4 दिन के लिए तो मैं उनसे निवेदन कर लूँगा, भैया कुछ कार्यक्रम है पास पास आप देख लीजिए। वैसे मैं कहीं बाहर जाता नहीं हूँ क्योंकि कार्यक्रम रोज रहते हैं। हाँ। तभी जाता हूँ जब मुझे मालूम है इन 3-4 दिन में मुझे कार्यक्रम नहीं है, तो ही जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। आपके हिसाब से राजस्व विभाग एक आम जनता के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में? हर आदमी को प्रभावित करता है, हर आमजन को करता है। जो सिटी में है वो भी? सिटी में जो है, जिनके पास जमीन नहीं, हाँ, उनके पास घर तो है, हाँ, उसके भी नामांतरण, उनके भी केस बहुत आते हैं। हाँ। अभी मेरे पास एक घर का ही केस आया था कि उन्होंने सेल कर दिया, उसका नामांतरण होना है, सीहोर के हैं वो, परंतु नामांतरण के लिए संबंधित अधिकारी जी ने जिससे विक्रेता है उनको बुलाया, तो वो भी तहसील में ही गए। अच्छा। एसडीएम साहब के पास ही गए।
तो कहीं ना कहीं इनसे भी नाता, और इनसे तो बहुत अधिक नाता ग्रामीणों में जिनके पास जमीन है उनका मामला सीधा सीधा राजस्व से है। और जिनके पास जमीन होने के बाद भी मामले नहीं है, अपनी कुशल देखते हैं कि हाँ मेरे पास जितनी जमीन है मेरे पास वही में उतनी है मेरे पास, हाँ। मैं फसलें हर 6 मासिक फसलें चढ़वाता हूँ, सोसाइटी में फिर विक्रय करता हूँ या मंडी में विक्रय करता हूँ, उसके लिए आवश्यक है पटवारी से जानकारियां लेना, ग्राम सेवकों से जानकारियां लेना आता तो। और हमारे राजस्व विभाग का, मेरा या हमारा तो नहीं बोल सकता, सरकार के राजस्व विभाग का काम कलेक्शन करने का है। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन करके देना, हमारा कोई वो तो है नहीं इसके अलावा। राजस्व विभाग में डिजिटलाइजेशन से कुछ सुधार आया है? डिजिटलाइजेशन उसका जो बहुत, ऑनलाइन आजकल सब कर दिया सिस्टम। जी हाँ, जैसे नामांतरण ऑनलाइन हो गया है, हाँ, तो सुधार आया है, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? लगभग 70% अच्छा। से भी ऊपर सुधार है इसमें। अच्छा। आदमी को बार बार चक्कर लगाना ही नहीं है तहसील के, हाँ। रजिस्ट्री कराई, डायरेक्ट वो प्रोसेसिंग हो गया नामांतरण के लिए। अगर कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को सुना जाएगा, उसके बाद नामांतरण होगा। रजिस्ट्रियों के मामले में ये अधिक होता है, वसीयतनामे के नाम पे ये अधिक होता है, परंतु ऑनलाइन हो गया तो इंसान को बार बार किसी भी पक्ष को बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर, राजस्व विभाग के आप सवाल मुझसे पूछ तो रहे हैं, बाकी मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, मैं तो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र पे ही मेरा ध्यान केंद्रित अधिक रहता है। जितने अभी ट्रांसफर्स आ रहे हैं बहुत अधिक आ रहे हैं, बैन खुले हुए हैं। अच्छा। मेरे पास आज तक 1 महीने में जितने आए, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भैया राजस्व विभाग, पिताजी मंत्री हैं, हाँ। मैं नहीं हूँ, तो प्लीज आप उनसे निवेदन करिए, और जिसका भी ट्रांसफर है वो खुद जाए आवेदन लेकर, किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आप सही है। आप खुद जाएं, अगर होगा, अगर आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल जेन्युइन ही है, कहीं मालूम पड़ जाती है जेन्युइन प्रॉब्लम। अगर मेरे पास कोई आया कि मुझे बीपीएल बनवाना है, तो उसकी पोशाक देख के मैं बता दूंगा तुम इस लायक ही नहीं हो वैसे। आज मेरे पास एक आया, बढ़िया जीन्स पहना हुआ था, हाँ। और यहाँ फोन रखा हुआ था, गॉगल यहाँ पे लगा हुआ था। हाँ। ना भैया यार मेरा बीपीएल बनवा दो। मैंने, तुम अगर अधिकारी के पास जाओगे तो तुम्हें देखकर ही नहीं बनाएगा वो, क्योंकि तुम धंधा में संपन्न हो, तुम किसी और का हक क्यों ले रहे हो, क्यों मार रहे हो किसी का हक? जो है उस लायक उसी को बनवाना चाहिए जो ठीक है। तो ये बहुत चलता है ग्रामीण में। क्या आप निकट भविष्य में कोई सार्वजनिक भूमिका या चुनावी जिम्मेदारी निभाने की योजना में है? चुनावी जिम्मेदारी? हाँ, या फिर सार्वजनिक भूमिका कोई भी भविष्य में आपको? जी, रहूंगा तो जनता की सेवा करूंगा। राजनीति में अगर आगे चुनाव लड़ा, हाँ। तो प्रथम पंक्ति में आ जाऊंगा। हाँ। अभी तो मैं बैकफुट पे रह के धीरे धीरे सब समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, बड़ा फूंक फूंक के चलता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि विपक्ष हमेशा गलती ढूंढता है, और विपक्ष के साथ साथ कुछ अपने ही लोग हैं जो ये चाहते नहीं है कि भाई ये आगे बढ़े। आस्तीन का सांप बोल सकते हैं। क्यों बोलूं मैं उनको, उनको खुद को मालूम है कि हम क्या है। अच्छा। अगर किसी से आपको साथ नहीं देना, आप मुंह पे बोल दो मैं साथ नहीं दूंगा, हाँ। परंतु मुझे पार्टी का भी बने रहना है, परंतु मैं आपका विरोध करूंगा। अब आप देखिए, हम विधानसभा चुनाव में 16,500 के लगभग मतों से जीते हैं, पिताजी हमारे। वहीं हमारे सांसद जी जब चुनाव लड़े, वो माननीय हमारे शिवराज जी इस बार चुनाव लड़े, खैर उनकी लोकप्रियता का कोई तोड़ नहीं है, आज भी तोड़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो हमारे जिले के हैं। वो 93,600 कुछ वोटों से जीते हैं। क्या विपक्ष पार्टी में है कोई जो आपको प्रभावित करता हो? विपक्ष पार्टियों में मेरे को सिंधिया जी से बड़ा प्रभावित था, तो वो आज बीजेपी में आ या आपने थोड़ा सा घुमा के आंसर दे दिया। अभी अभी प्रेजेंट टाइम में कोई कांग्रेस में हो जो आपको प्रभावित करता है कि हाँ ये एक आदमी जिसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, हाँ इसकी बात से मैं सहमत हूँ? ऐसे तो साहब मेरे को इसलिए नहीं है क्योंकि वो रट्टू तोते जैसा बोलते हैं। अच्छा। जैसा उनको हाईकमान से आदेश हो, एक परिवार आदेश करता, वो बोलते हैं। हाँ। अरे कभी कभी तो अपने दिल की भी सुन लो यार। अगर आप राम मंदिर मामले में कह रहे हो कि नहीं हम दर्शन करने नहीं आएंगे, अरे अपने दिल की सुनो यार, सनातन धर्म की तो सुनो। बाकी ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, परंतु वहां पे समझौता मत करो अपने स्वाभिमान से, जहाँ पे अपनी अंतरात्मा को मारना पड़े, सही। वहां समझौता मत करो। बाकी तो सब ठीक है।
इस राम मंदिर निर्माण के बाद, या फिर 3 तलाक हैं, या फिर कश्मीर के मुद्दे हैं, इसके बाद हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उनने एक कारण ही बताया मुझे अधिक से अधिक, श्री राम जी का मंदिर। अच्छा। बोलते, मैं पूछता हूँ क्या प्रभावित किया? ऐसा तो नहीं आ गए फिर निकल जाओगे थोड़े दिन बाद, चुनाव आया फिर भग जाओगे। बोले नहीं नहीं, प्रभावित हैं सिर्फ मोदी जी की नीतियों से, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों से, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी से। हाँ, ईमानदार नेता है भैया, अपना अपन कम से कम छाती चौड़ी करके चल जा तो सकते सकते हैं। मुझे सही। गर्व इस बात का है कि वो ईमानदार है। मुझे गर्व इस बात का नहीं है कि वो राजस्व मंत्री रह चुके हैं या फिर इतनी बार चुनाव लड़ चुके हैं, मुझे गर्व इस बात का है कि वो ईमानदार है। ईमानदारी। खुशी मिलती है वहां से कि कम से कम मुझे कोई ये नहीं कह सकता तुम्हारे पिताजी चोर हैं, भ्रष्टाचारी, या फिर मेरा काम नहीं करते, पैसा ले। अगर ये जिस दिन सुन लिया तो फिर ना इस मनुष्य जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। नहीं, ये तो हमने भी नहीं सुना है कभी। उनके मंत्री जी के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। ईमानदारी की छाप जरूर हमारे इधर फेमस है। ये मंत्री जी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए कोई योजना है? जी हाँ, जैसे? शिक्षा के एरिया में हमने इछावर में अभी एक और बिल्डिंग स्वीकृत करी है, और जल्दी से उसमें बीएससी की थोड़ी डिमांड 3 सालों से अधिक है। अच्छा। कि बीएससी का कोर्स करने के लिए सबको सीहोर या भोपाल जाना पड़ता है या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। ग्रामीण लोग हैं, इतना फीस नहीं भर पाते हैं, तो वहाँ पे हम उसकी शुरुआत कर ही रहे हैं। कहाँ पर? इछावर प्रॉपर। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी नहीं, बीएससी के लिए? एक कॉलेज है वहाँ पे, अच्छा। परंतु उसमें बाकी सब चीज़ें थी, बीए, बीकॉम, एग्री, बट ये नहीं था, तो इसकी सुविधा हम इछावर में जल्दी शुरू करने वाला है। फिर बिल्किसगंज में भी हमने प्रस्तावित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारा एक बड़ा तबका आदिवासी का वहाँ पे भी रहता है, तो वहाँ पे भी ये सुविधा अधिक से अधिक दें। और बाकी सीहोर के आसपास जो ग्रामीण एरिया हैं वो सीहोर में पीजी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपना पूरा वो करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में नया हॉस्पिटल की बिल्डिंग इछावर में बनी है, बन चुकी है? बन चुकी है अभी। अच्छा। बिल्कुल तैयार होके, और उसका ओपनिंग माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उन्होंने किया है। अच्छा। और बहुत अच्छी सौगात ये दी है हमें। और उप स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्यम, ये लगभग हर 10 गांव, तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 6-7 गाँव के बाद है ही है। अगर मोगराराम में है तो फिर भावखेड़ी में है, भावखेड़ी में है तो फिर धामंदा में, अमलाय में है, दिवड़िया में है, फिर सब जगह ये छोटी छोटी उप स्वास्थ्य केंद्र जरूर है। अच्छा। और इस बार भी हमारे इस कार्यकाल में शायद 4 उप स्वास्थ्य केंद्रों का पिताजी ने भूमि पूजन भी किया है, जो बनके तैयार हो चुके हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। और बुनियादी ढांचा जो अपने क्षेत्र का है, बुनियादी ढांचा ये जैसे अगर इंडस्ट्रीज आप, वगैरह जो रोजगार बना दे, अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है इछावर में। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री जो आई है अनब्रेको, इससे बड़ा लाभ है। हमारे विधानसभा कम से कम 1000 से ऊपर युवा हूँ उसमें कार्यरत हैं और रोजगार पा रहे हैं। उसके बाद जो बढ़िया खेड़ी है, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी हमारी विधानसभा में है। और वहाँ पे जितने भी उद्योग आते जा रहे हैं सबको उसका रोजगार लाभ मिल रहा है। और मैं भी निवेदन उनसे यही करता हूँ कि भाई जितना हो सके आप स्थानीय लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। हाँ, अनस्किल्ड में ज़रूर दें, स्किल्ड का हम नहीं बोलते। स्किल्ड आपको पास यहाँ पे मिलेंगे तो आप लीजिए, पर अनस्किल्ड तो हमारे यहाँ से स्थानीय लोगों को उसकी भूमिका होनी चाहिए। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे हम, जिसमें आपके पास 2 से 3 सेकंड होंगे आंसर बताने के। आपको मैं 2 या 3 ऑप्शन दूंगा, तो आपको उसके आंसर देना है। चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दोनों में से? सुबह जल्दी उठना या देर रात तक जागना? सुबह जल्दी उठना या देर रात तक जागना? सुबह जल्दी उठना। राजनीति में सबसे जरूरी चीज क्या है? अनुभव, ईमानदारी या कनेक्शन? ईमानदारी। ईमानदारी। क्रिकेट या कबड्डी? क्रिकेट। सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप? वरदान। कोई ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिला देती हो? कोई अधिकारी के काम ना सुने, लीगल जाओ। थैंक यू सो मच सर। जय श्री राम। बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद है आने वाले सालों में ऐसे मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी, साल दर साल काम का आकलन होता रहे, जनता हमसे सवाल पूछती रहे और हम आपको बताते रहें जनता आपसे क्या अपेक्षा रखती है। थैंक यू सो मच। आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। आपका शो भोलेनाथ की कृपा से बहुत ऊपर जाए और आप उन्नति और तरक्की करें सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे आज के मेहमान श्री विष्णु वर्मा जी,
जिनकी बातें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सेवा, सोच और समर्पण की भी मिसाल है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, द कपिल शो को सब्सक्राइब करें और आने वाले एपिसोड्स के लिए जुड़े रहें। मैं कपिल लाता रहूँगा ऐसे ही कुछ खास मेहमानों को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, द कपिल शो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।